से मैं आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी और रोज़ाना की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे असदुल्ला खान साहब। पाकिस्तान में IMF का वफ़द आया हुआ है और पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात की ख़बरें गर्मा गर्म हैं, मगर पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुज़ाकरात जो हैं उसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी और उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। और इससे ये जो इत्तेफाक राय होना है या जो होना था, इसके मत में जो है पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर जो है वो मिलने थे। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने ये यकीन दहानी भी करवाई कि हम गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा कर देंगे, मगर फिर भी बात नहीं बन सकी। असद साहब जनाब, खबर आपने निकाली है, अच्छी निकाली है और गर्मा गर्म भी है। और ये आप 1.1 अरब डॉलर जो हमें कर्ज मिलना था वो मजीद शायद कुछ तीसरी किस्त है ये। हाँ, वो फाइनल यही था ना, वो क्या कहते हैं इसको, आखिरी किस्त यही थी। इसके बाद तो हमें एक नया कर्ज लेना पड़ेगा, उसमें मजीद पेशरफ्त नहीं हुई है। और वजह बताइए कुछ NFC वालों ने। NFC सॉरी मैं गलत चीज़ मिक्स कर गया, IMF वालों ने। वजह मैंने आपको बता दी थी 3 दिन पहले, और वो वजह ये है, वो ये कह रहे हैं कि NFC अवार्ड में, जो कि मैंने 11 मार्च को कह दिया था और आप इस बात को मान नहीं रहे थे साहब। बिल्कुल, मैंने 11 मार्च को ये कहा था। अवामी राय के हिसाब से बात कर रहा था कि सूबे शायद एक्सेप्ट ना करें। और मैं कहीं से बस गोलमोल करके ले आई थी खबर, कहीं से निकल आई थी। तो मैं वो हमने क्या कहा था, हम ज़रा वो भी सुनवाते हैं कि 11 मार्च को जो मेरी और असद साहब की एक कन्वर्सेशन हुई थी, ज़रा वो सुनवाइए। एक और चीज़ बची है, NFC अवार्ड, इसमें अमेंडमेंट करनी है। इसमें क्यों अमेंडमेंट की जरूरत है, ये मुझे नहीं समझ आई बात। ये इसमें देखिए, इसमें अमेंडमेंट जो है वो तो एक एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, और ये कहा जाता है कि सारा जो बजट है वो तो जी सूबों में तकसीम हो जाता है, सूबों में चला जाता है। खास फार्मूला है, जैसे कि आपको पता है NFC अवार्ड का। अगर NFC अवार्ड को अगर NFC अवार्ड में अमेंडमेंट को जरदारी साहब सपोर्ट करते हैं तो सिंध में वो हो जाएंगे अनपॉपुलर। जी हाँ, सिंध में वो हो जाएंगे अनपॉपुलर। और इसी बारे में शाजिया मरी ने क्या कहा असद साहब, जरा हम वो भी आपको समझाते हैं। NFC के अंदर कोई भी रद्दोबदल अब उस तरह मुमकिन नहीं है, चूंकि 18वीं तरमीम के बाद जो चेंजेस आए हैं NFC की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, उससे तो NFC कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी इस तरह की छेड़छाड़ करने की सोच रखता है वो आइन पढ़ ले। जो भी इस तरह छेड़छाड़ रखने की सोच रखता है वो ये जुर्रत ना करे। वो पूरी वही बात कही शाजिया मरी ने जो 11 मार्च को मैंने कही थी आपसे। नहीं, आपने 11 मार्च को जो कही थी वो बात शाजिया मरी ने नहीं की। नहीं, मतलब आपने कहा था कि NFC में छेड़छाड़ की जाएगी, NFC में छेड़छाड़ की जाएगी जिस पर पीपल्स पार्टी अनपॉपुलर हो जाएगी। जिस पे मैंने ये कहा था कि इतनी मेहनत से इतना खूबसूरत अवार्ड NFC, इसमें मजीद छेड़छाड़ की गुंजाइश है नहीं। असद साहब, अवामी राय के हिसाब से, अब देखें मेरी बात सुने। सुनाए। अब आपने IMF, NFC, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC, ये चीज़ें जो है ना गुडमुड होने जा रही हैं। शायद IMF का ये है कि आप NFC भी अपना ठीक करें। नहीं, उन्हें फटा पड़ा है, मैं आपको बताती हूँ वो बात क्या है। IMF ने ये कहा है कि जो 600 अरब रुपए है उसका सरप्लस रेवेन्यू जो है वो सूबे जनरेट करें, और जिसके ऊपर ये जो अभी मुज़ाकरात जो है उसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी, जिसके मद में हमें 1.1 अरब रुपए जो है वो मिलने थे। असल में फड्डा ही NFC पे पड़ा है। जो मैं आपसे कहा था कि ये NFC पे फड्डा पड़ेगा, वरना मेरा दिमाग ख़राब थोड़ी है कि जो पड़ी हुई चीज़ थी मैं उसको खामखाई में आके और अपने प्रोग्राम में ना डिस्कस कर रही थी। और मैंने ये भी कहा था कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अगर इसकी हिमायत करेगी तो वो हो जाएगी सिंध में अनपॉपुलर। तो अभी शाजिया मरी की हमने बात सुनी, मोहतरमा ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि इसमें कोई सोचे भी ना। अब वो किसको कह रही हैं?
मैं समझ नहीं आता। नहीं वो, हाँ अब यही तो समझने की बात है नहीं, ना। मेरी बात ये तो समझ नहीं उनका आती। एड्रेसी कौन है, वो मुखातिब किससे हैं कि इसमें कोई छेड़छाड़ने की? IMF से है या NFC से, जो समझते हैं कि हमारा मिलने वाला पैसा NFC में चला जाता है, हमें नहीं मिलता, उनसे मुखातिब है? हाँ। या वो खुद अपने सदर जरदारी साहब से मुखातिब है? नहीं, वो मुखातिब तो है, जाहिर है, ये तो सियासी बयानात होते हैं, एकदम से हो जाएगा। नहीं, सियासी अब अगर बयानात, ये पैसे ना मिले तो फिर भी तो मसला है ना, मुल्क में डॉलर नहीं है, क्या करें? 600 अरब रुपए जो हैं वो सूबों ने खुद जनरेट करना है। जी जी। मुझे एक सूबा ऐसा बताएं पाकिस्तान का जो ये पैसे जनरेट नहीं कर सकता खुद से, नहीं कर, चाहे वो मादनियात हो, हाँ, चाहे वो मैन पावर हो, हाँ, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हाँ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हाँ, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइडेड हो। हाँ, माशाल्लाह हमारे सारे सूबे बहुत ज़्यादा इस्तात रखते हैं ये चीज़ें जनरेट करने की। आप बोले कंप्लीट। नहीं, आप बोले। नहीं, आप करें। इस्तात तो रखते हैं, मैकेनिज्म नहीं है ना। देखिए IMF ऐसे तो नहीं है कि वो कोई आपका दूर पार का अमेरिका का कज़न है और उसको यहाँ नहीं पता आप कैसे रहती हैं, बिजली का बिल कितना आता है, और उसने आपको पैसे भेजने हर महीने। उसको IMF को हमारी मईशत शायद हमसे ज़्यादा पता है। बिल्कुल। असल मसला एक और भी जो IMF या हम वैसे बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं, वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब हमारी कैश इकोनॉमी जो है, जिसका कुछ पता ही नहीं लगता आप कहाँ से किसने क्या खरीदा क्या गया, जिसकी वजह से हुकूमत ने उस अनडॉक्यूमेंटेड के चक्कर में उन लोगों पे इतने बेतहाशा टैक्स लाद दिए जिनकी जरूरत नहीं। बिजली का बिल देख लें, 10 किस्म के टैक्स लगे होते हैं। आप 100 रुपए का फोन में अपलोड कराएं, 60 रुपए मिलते हैं, 40-50 रुपए, 30-40 रुपए आपके टैक्स की मद में कट जाते हैं। ये इसलिए करना पड़ रहा है हुकूमत को कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, अगर हम अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड कर लें, एक एक चीज़ की हमारे पर रिसीट हो कि ये बिकी, ये खरीदी गई, ये हुआ। स्पेशली जो अभी उस पर IMF ने भी मेरे ख्याल में एतराज़ उठाया है कि हमारी जो रियल स्टेट की इकोनॉमी है वो भी कैश बेस्ड है। हाँ, वो अभी कहाँ भी गया, क्योंकि उसको भी आप जो है ना डॉक्यूमेंट लाएं और उसको उसमें लाएं, ये करें। एग्रीकल्चर है। तो आप ये इससे समझ आता है कि IMF हमें हमसे ज्यादा बेहतर जानता है। वो तो जानता है। कर्जा तो इजिप्ट पे भी है, मिस्र के ऊपर, और पता नहीं कोई, और UAE का कर्जा पूरे नहीं करते ना, उनके प्रोग्राम नहीं पूरे करते, उनकी शराइत नहीं पूरी करते। अब आपको पता है इजिप्ट ने मजबूरन पूरा एक शहर बेच दिया है अपना, आपको पता है, 22 बिलियन डॉलर, यानी हम भी बिकने वाले हैं। पूरा एक शहर रासुल हिकमा के नाम से, मेडिटेरेनियन या बहरे रोम के ऊपर ये एक साहिल है। अच्छा। बहुत खूबसूरत जगह है। वो UAE ने खरीद लिया है। वहाँ मजीद 7 साल में मजीद 42 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे इजिप्ट का जो कर्जा है वो भी उतरेगा, ये होगा। वहाँ वो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की बार बार बात की जाती है। ये हो रही है कि वहाँ शायद रिजॉर्ट बनाई जाएगी, वहाँ कोई रिजॉर्ट बनाई जाएगी, बहरा रोम। अब बहरा रोम वही है जो इसराइल को भी लगता है, रफा को भी लगता है, बिल्कुल, सॉरी गजा को भी लगता है, और आगे टर्की को भी लगता है, और इटली को भी लगता है। ये वो समंदर है। तो ये इजिप्ट में अगर आप UAE एक शहर खरीद रहा है पूरा, 7 साल में वो वहाँ पे 42 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 42 बिलियन डॉलर, बिल्कुल। ये देखें, ये तो क्या हम PIA की निचकारी और क्या नाम है, और दूसरे इदारों की जो खसारे में चल रहे हैं, स्टील मैन है और बहुत सारी। अच्छा, वैसे मजे की बात, जो सबसे बड़ा खसारा हमारे पता है किस डिपार्टमेंट का है आपके ख्याल में? किसका आपके ख्याल में कौन सा होगा जो इंतहाई बुरी हालत में? नहीं, आप एक जबरदस्त निकाल के लाए होंगे, कोई आप बताइए। मैं खुद ये समझ रहा शायद रेलवे होगा। नहीं है रेलवे। नहीं, रेलवे नहीं है। शायद PIA होगा। नहीं, PIA भी नहीं है। भाई स्टील मिल वगैरह होंगी, वो भी नहीं। अच्छा साहब, NHA कमाल नहीं है। अच्छा साहब, अच्छा मजीद भी बात करेंगे, मगर यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बात हो रही थी उन इदारों की कि जो खसारे में जा रहे हैं। असद साहब बड़ी तफसील से इस बारे में बता रहे थे। असद साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक इदारे के बारे में आपको बता दूं।
अरे मैं इजाजत, आप हाँ, बिल्कुल लाई होंगी कोई कौड़ी दूर की निकाल के। कौड़ी दूर की निकाल के। अच्छा, एक इदारा है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HBFC, ठीक है। और ये इदारा इसलिए बनाया गया था कि जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं वो इससे एक कर्जा लें और अपनी छत का एक कॉन्सेप्ट जो होता है जो हर गवर्नमेंट देती है, और कर्जा लेके अपना घर बनाए, ठीक है। और फिर वो उसकी किस्तें ऐसा उसकी शरह सूद भी बहुत मतलब मामूली सी थी, और उसको वापस कर दिया जाए। मगर आपको पता है एक हैरत अंगेज आज एक रिपोर्ट आई है, और उसके अंदर ये कहा गया है कि इस इदारे का कुल जो कर्जे देने का जो बजट था वो 14.27 अरब था, जबकि इसको खसारा जो है 26.27 अरब का हो गया है? कैसे? क्या कैसे कर्जे दिए वो माफ कर दिए क्या लोगों? इन्होंने ये नाकाम हो चुका है ये इदारा, मतलब आप सोचिए बिल्कुल खसारे में जाके अब ये बंद होने तारे लगने की देर है। इन्होंने क्या किया कि जो इनके अपने मुलाजमीन थे इन्होंने उनको दबा के अंतिम वार जिसे कहते हैं ना, बस तू भी ले ले तू भी ले ले तू भी ले ले कर्जे दे दिए। 14.27 इसका टोटल बजट था। हाँ, और नुकसान ये कितने का कर बैठे हैं? 26.27 तकरीबन दुगने का, यानी 27 अरब इन्होंने। ये तो मतलब एक मिनट अपने मुलाजमीन को कर्जे दिए। हाँ, तो इनके मुलाजमीन की तादाद को 2-3 करोड़ है। यही ना, इन्हें कर्जे दिए, थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट पे उस पे माफ करवा लिए। मतलब जैसे 25,000 इंस्टॉलमेंट है, मैंने 25 एक दी, अगर फर्ज करें एक क्राइटेरिया है कि 25,000 देनी है, तो उन्हें मुलाजमीन को कहा जा यार 10 दे दे या 8 दे दे, बस पेपर्स में पूरे हो जाए, उसके बाद माफ करवा ली। ये पूरी रिपोर्ट है। नौकरियां दे रहे हैं, मैं भी कुछ देखूं जाके। आप तो कह रही बंद हो रहा है। नौकरी तो यहाँ करनी चाहिए, हम आप ऐसी जर्नलिज्म में सर फोड़ रहे हैं। चले साहब, ये एक मतलब ये एक लम्हा फिक्रिया है, और ये एक छोटी सी रिपोर्ट नहीं है, ये मिसाल है हमारी, ये एक मिसाल है हमारे करप्ट सिस्टम की। ये मुझे खबर ना बड़ी अच्छी लगी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, छोटी सी खबर छपी थी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार इस कदर करप्शन, इस कदर करप्शन कहाँ है? बेचारों ने अपने घर की छत बना रहे थे। मैं यकीनन ये जानना चाहूंगा HBFC के एम्प्लॉय कितने जो 27 अरब रुपए के कर्जे ले गए, खा गए, जेब में चले गए। अभी जब PAC स्टार्ट होगी ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो आपको ये तो बहुत थोड़ा है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें रोजाना मैं आपको निकाल के बताया करूंगी। अच्छा, वैसे पता है क्या, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अभी की है नहीं, अरसे से है, हर हुकूमत में होती है। 15 साल 20 साल से, ब्यूरोक्रेट्स को बुला के मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों को बुला के उनकी अच्छी सुथरी करते हैं, सुथरी वाली, लेकिन होता कुछ नहीं। सर ऑडिटर जनरल भी बैठे होते हैं, वो तो होता कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात, तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, वजीर भी बैठे होते हैं, ऐसा शेर है शायद जिसके दांत नहीं है, जैसे धाड़ सकता। ना करें सर, ना करें। बहुत सारी ऐसी चीजें, क्या मतलब यार? सर देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें तो नोटिस होती हैं और रिपोर्ट भी होती हैं, और रिपोर्ट की बुनियाद पर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे खुद नोटिस लिए हैं। आपने शायद बड़ी मेहरबानी है उनकी सर, बड़ी मेहरबानी उनकी सर, आप उस पावर को नहीं जानते ना। आप बैठे 2 दिन जाकर, आपको मजा आएगा। एक आध दफा बैठा हूँ। हाँ, और अभी जैसे वो जब रेलवे का लगाओ, जब गाड़ियों की मॉनिटरिंग पॉलिसी का लगाओ, जो थी ना PDM की गवर्नमेंट थी, इसमें एक पीपल्स पार्टी के MNA थे, और वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के ऊपर वो एक रोजाना वो कमेटी में बैठ 2-3 दफा बैठा। हाँ सर, मुझे तो इस पे बेस्ट परफॉर्मेंस पे अवार्ड भी मिल चुका है ARY डिजिटल में। मैं उस वक्त काम क्या आपने क्या कर्जा लिया था, क्या किया? माफ करा। सर कैसी बातें करें? नहीं, PAC को बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्ट किया था, बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग की थी, बहुत ऑब्वियसली नेगेटिव रिपोर्टिंग की थी। अगर कोई पैसा खा गया है मुल्क का, तो मैं उसमें क्या पॉजिटिविटी निकालूं? आप बताएं, मैं चाहने के बावजूद नहीं निकाल सकती। तो ये अभी मज़ा आएगा, अभी ज़रा ये बन जाए कमेटी, फिर देखिएगा हम कितने मज़े मज़े की चीज़ें डिस्कस किया करेंगे, और फिर लोगों को भी मज़ा आएगा। वो होता है ना, खाना पकने में मज़ा आ रहा होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि ज़रा
कल ख्वाजा आसिफ का एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाई जा रही है वो दहशत गर्दों को पनाह देने के मुतरादिफ है। ये भी एक बहुत गलत बात है। ये एक ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। अभी जो शुमाली वज़ीरिस्तान में हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, तो ये इस पर थोड़ा सा ना लोगों को मतलब एक सीरियस हो जाना चाहिए। अब सीरियस हो जाना चाहिए। देखें, ये बहुत गलत बात है। शोहदा की ताज़ीम और तकरीम अब जो है वो उससे तो कोई इनकार नहीं। और दुनिया में कितने लोग ये सोच के नौकरी पे करते होंगे कि हमने जान देनी है। मतलब मैं ऑफिस आता हूँ ये सोच के नहीं आता हूँ कि शायद आज मुझे जान देनी पड़ जाए। मेरे ज़हन में एक लम्हे के लिए भी नहीं आता। लेकिन ये वो लोग जब हमारी अफवाज के लोग शहीद होते हैं और उनके खिलाफ कोई गलत सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड चला रहा है, देखें उनको तो माफ़ नहीं करना चाहिए। नंबर 1 बिल्कुल माफी की। अच्छा, इस पे एक कमेंट ले लेते हैं। इस पे असद कैसर ने ये कहा है कि हमने हमेशा अपने जो नौजवान हैं, फौज के नौजवान हैं, उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ किया और उनको सराहा है। यानी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है वो असद कैसर या उनकी जमात चला रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं तो ऐसी बात कोई भी चला, जो भी चला रहा है, देखिए उसको आइडेंटिफाई किया जाए। हर एक चीज है ना, तो ये तो घरों के अंदर वीडियो तक बना लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है, तो ये भी तो आइडेंटिफाई किया होगा इन्होंने कि कौन चला रहे हैं। उनको लाएं, एक्सपोज करें और उनको ऐसी सजा दें कि आगे किसी को इस तरह की हिम्मत ना हो। लेकिन इसको आगे रख के सोशल मीडिया पे पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम एक चीज पे आ जाते हैं जो कि हो रहा है पीटीआई के अंदर। हाँ, मैंने भी कुछ सुना है, उड़ती उड़ती आई है। पीटीआई ने गलत स्ट्रेटेजी खुद से बनाई। अब देखिए, मेरी बात आप अगर माने, थोड़ी सी मैं अगर अर्ज कर लूँ इस बात पे भी, इस पे भी मैं आपको अर्ज फरमाएं। पीटीआई ने खुद गलती की और उन्होंने इस गलती को माना। शेर अफजल मरवत ने भी। कौन सी वाली? उन्होंने कहा सॉरी कि हमने पहले इन्होंने किया था वहदत मुस्लिमीन से, शिया उलमाए कौंसिल वहदत मुस्लिमीन से इत्तेहाद किया था, याद है आपको? किया था। एक सीट थी उनकी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो एक सीट लड़कर आ गए। जो भी हुआ, इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मसला ये हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं, ना उनके सरबराह ने लड़ा। ठीक है, ये एक दो मैं आपको समझाने के लिए दो बातें करी। अब उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो नजरियात का फर्क आ गया। जी, हमें वोट तो सुन्नी वोटर ने दिया है। नहीं, सुन्नी वोटर, शिया वोटर, नहीं, केपीके में ये बात हुई है? नहीं, हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। हम कैसे, मगर यहाँ फिरके को बेस बनाया गया और असद कैसर ने भी ये बात कही, बहुत सारे शेर अफजल मरवत ने भी ये बात कही, मुख्तलिफ जगहों पे ये बातें कहते रहे कि जी हमें जो है बहुत ज्यादा धमकियां मिल रही हैं कि जी आप क्यों शिया उलमाओं के साथ जाके बैठ गया। तो फिर उन्होंने कहा चलो जी सुन्नियों को पकड़ दो, अब अभी दिन के साथ आ जाओ। वो उन्होंने मतलब इतने सारे वकील, इतने बजे हुए वकील, उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट नहीं पकड़ सके वो, और अब जाके उसका एतराफ हुआ है। लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो जो मरवत साहब ने किया था कि इनकलाब, तो बताए वो नहीं, वो जो इनकलाब ला रही थी पीटीआई, वो तो रह गया कहीं। हाँ, वो रह गया। और उन्होंने इसलिए रह गया पीटीआई के इनडिसाइसिव थे। आप बताएं। इनडिसाइसिवनेस थी और क्या नाम है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ लीडरशिप मिसिंग थी। और हर कोई अपने आप को समझ रहा था कि शायद मैं इमरान खान की रिप्लेसमेंट हूँ। और पीटीआई, और सिर्फ ये नहीं है कि ये इंतखाबात के बाद इन्होंने कैसे फैसले किए, लड़े बहुत बेजिगरी से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंतखाबात के बाद, जीतने के बाद, चंद सौ के करीब सीटें लेने के बाद जो डिसीजंस लिए गए हैं, वो इनकी सियासी नापुख्तगी की एक बहुत बड़ी पोस्टर फिल्म है। अच्छा, हाँ, वो पोस्टर फिल्म है। इतने सारे मैं आपको ये बता रही हूँ कि इतने सारे वकील, और उनमें से कोई एक ये मसला आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, वरना अभी इनको मिल गई होती मकसूद नशिस्तें।
देखिए वो खैर मेरा ख्याल में अभी भी ना मिलती, कोई और सीन हो जाता। सर चले जो टेक्निकल पॉइंट बनाया गया मैं उस बात मैं उस टेक्निकल पॉइंट पे आपसे बात करें। ये गलती जिनसे हुई है। हाँ, अब जल्दी से हम ये इस बात पे एक और पे भी आ जाते हैं कि जी वो बड़े नाराज हैं इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर से कि वो क्यों वजीर आजम से मिले और फोटो सेशन क्यों हुआ, ये हुआ। असद कैसर भी उनसे नाराज़ हैं। एक तरफ शेर अफजल मरवत अलग चलते हुए नज़र आते हैं और वो क्या नाम है उनका बैरिस्टर गौहर अलग चलते हुए नज़र आते हैं, उमर अयूब अलग नज़र आते हैं। तो आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ जो ये एक अजीब सा हो रहा है, ये आपको क्या लगता है? देखिए कोई भी पार्टी ना, हम MQM की मिसाल ले सकते हैं। खुदा की कसम एक मुझे अजीब सी मिसाल ज़हन में आ गई। हाँ, जो आपने कहा ना कि वो शेर अफजल मरवत इधर जा रहे हैं, वो इधर हैं, वो नाराज है। तो PTI इस वक्त एक ऐसी बारात लग रही है जिसमें ढोल तमाशे ये वो, लेकिन जो दूल्हा था वो घोड़े से कहीं पीछे गिर गया और बारात चलती जा रही है और उसको पता नहीं है कहाँ जा रही है। वो नहीं एड्रेस तो पता। PTI का दूल्हा नहीं है। नहीं कौन है दूल्हा? भाई इमरान खान। हाँ वो नहीं और है। ये बगैर दूल्हे की बारात है और जिसका जाम उठाया जा रहा है। मेरी बात सुने असद साहब, माजी में हमें ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती रही हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें, क्या आप और जमातों की मिसाल ले लें, मुस्लिम लीग नून की मिसाल ले लें कि जिनकी लीडरशिप जो है वो जेल के अंदर होती थी, लेकिन वहाँ आप हंस रहे अजीब बात, उनकी लीडरशिप जेल के अंदर होती थी मगर उनके कारकुन उनके जो मुहिम चलाई जाती थी वो इनका कारकुन थोड़ा मुझे लगता है कच्चा कारकुन है। कारकुन बहुत अच्छा है इनका, ये तो आप मान लें, डाई हार्ड कारकुन है। ना नून लीग के बाद ऐसा कारकुन है ना दूसरी ऐसी, लेकिन इनका प्रॉब्लम पता है क्या? लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बहुत खराब है और वो एक शख्स के गिर्द घूम रही है पूरी जमात। वो शख्स आपने पिन व्हील निकाल दिया तो वो सारा हैपहैज़र्ड हो गया। अच्छा, और एक और भी एक चैनल चलते चलते छोटी सी एक बात पे जरा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वो मुझे बात मैंने कल हेडलाइन में शायद सुर्खियों में लगी भी देखी आज हर जगह कि जरदारी साहब ने कहा है कि फैसल वाडा साहब ने कहा है कि जरदारी साहब मुझे बेटा कहते हैं और उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाया हुआ है। जरदारी साहब की कुछ ज़्यादा ही बेटी नहीं होती, अभी उन्होंने मोहसिन नकवी को बेटा कहा, फैसल वाडा साहब को कह दिया, तो बिलावल तो उनका है ही बेटा, बिलावल राव अनवर को उनको ही बेटा का। तो ये क्या हो रहा है? देखिए जरदारी साहब को हम कितनी दफा बताएंगे ये बात कि वो हर एक से अच्छे ताल्लुकात रखने वाले आदमी। ये बात कितनी दफा हम पिछले 10-15 साल में बताएंगे। वो मफाहमत रखने वाले आदमी है, वो दोस्त बनाने वाले आदमी है, वो सदर यारों के यार हैं। जब मतलब उनकी आदमी के एक्शन स्पीक्स मफाहिम सियासत है। नहीं जो भी है वो एक, मैं मुंह से कहता रहूं मैं बहुत जबरदस्त यूं हूं लेकिन मेरे अमल उसको मैच ना करते हो तो मैं हल्का हो गया ना। जरदारी साहब कुछ मामलात में बिल्कुल हल्के नहीं है। हाँ बेटा उनको कह दिया है, लेकिन मुझे फैसल वाडा के बेटा बनाने पे बहुत ज्यादा एक अफसोस हुआ। नहीं, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं ना मुझे बेटा कह दिया। फैसल वाडा साहब वही हैं जो अभी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, आजाद लड़ेंगे ना, है ना। तो वो कह रहे हैं, वो तो जरदारी साहब ने तो और बहुत से लोगों को कहा बेटा ये वो। और अगर फैसल वाडा साहब की एक क्लेम था, इत्तेफाक से आपने जब कल परसों मुझसे पूछा तो मैं सोचा है कौन, तो मैंने पूछा लोगों से, कहा जी 15 साल से वो PTI के साथ थे। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल। मगर PTI वाले उनको आज तक नहीं जान सके वो हैं कौन। हाँ, अनऑफिशियल वो छोड़ दें ऑफिशियल अनऑफिशियल। जो आदमी किसी पार्टी से 15 साल से वाबस्ता और उसके पार्टी वाले ना उसको पहचानते हो, ना जानते हो, सर बहुत अच्छी तरह बदतमीजी करते थे तो इमरान खान उन्हें बड़ी शाबाशी देते थे, इनको भी देते थे। और वो क्या थे, एक मिनट देखिए, मैं बदतमीजी करूंगा और मुझे शाबाश फैयाजुल हसन चौहान। मैं अभी यहाँ से अपना जूता उतार के टेबल पे यहाँ रख दूं, मेरी मेंटल लेवल क्या होगा आप इमेजिन करें। यही किया था फैसल वाडा साहब ने। नहीं तो आप अंदाजा करें मेरा मेंटल लेवल क्या है। अपना जूता नहीं रखा था, मैं तो वैसे एक मिसाल दे रहा हूं। उन्होंने बूट रखा था। भाई मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ
सबसे पहले तो मैंने आपकी बेइज्जती कर दी उस एंकर की जिसके प्रोग्राम में मैं बैठा हूँ, उसकी टेबल पे मैं एक जूता ला के रख रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ बहुत सिंबॉलिक और बहुत इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूँ। क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे अब अफसोस पता क्या हो रहा है अपने ऊपर। हाँ, जरदाई साहब उनके साथ नहीं, अपने ऊपर क्यों अफसोस हो रहा है? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे अपने ऊपर हो रहा है, आपका मुझे नहीं पता कि मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब एक बात तो है ना, तो उसको डिस्कस करनी पड़ेगी। नहीं मतलब बात मैं किसी के लेवल पे नीचे गिरना पड़ रहा है मुझे। साहब चले, अल्लाह करे कि ऐसे जो है ना वो गलत किस्म की एग्जाम्पल सेट ना हो और हमें बिलो द बेल्ट जाके कोई बात नहीं करनी पड़े और डिस्कस नहीं करनी पड़े, मगर करनी भी पड़ती है, लोग सुनना भी चाहते हैं लोग। और ऐसे लोगों मतलब ऐसी चीज़ें ना हो, हम उनकी इस्लाह के लिए भी बात करते हैं। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से मुझे और असदुल्लाह को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।